इस प्रांत की, इस स्टेट के डेवलपमेंट करने के लिए अपने निशानियों को छोड़ रहा है और वो ये बात क्लियर तरीके से कहने के लिए तैयार है। मैं उनके बेटे से भी मिला और कई लोगों से, दूसरों से भी मिला। मुझे मालूम है कि ये गवर्नमेंट काम करने के लिए गवर्नमेंट बनी है, लेकिन जैसे विठल रेड्डी साहब ज्यादा अच्छा जानते हैं असेंबली में और जो है मिनिस्टर से आप काफी बात करते होंगे, ये मुश्किल काम इसलिए मुश्किल है क्योंकि सेंटर में आज बीजेपी की गवर्नमेंट है और ये तनाव अभी है। इस तनाव के बीच में जिस किस्म का काम की जरूरत है, उस काम के लिए आप जैसे सिपाहियों की जरूरत केसीआर साहब को थी। आप सब मुबारकबाद दीजिए अपने विठल रेड्डी साहब को तालियों से, तो इन्होंने एक मुजफ्फराना बिल्कुल ही जबरदस्त किस्म का डिसीजन लिया और वो डिसीजन न सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के, अपने इस शहर के लिए, बल्कि पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। उसके साथ साथ एक मैसेज आपने दिया कि सियासत सर्विस के बीच में आड़ नहीं बनती है। सियासी पार्टी जब आप खिदमत करना चाहते हैं, सियासी पार्टियां भी रुकावट नहीं बनती हैं। अगर एमएलए हो या मिनिस्टर हो या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई चीफ मिनिस्टर हो, वो सियासत इसलिए अगर करने वाला बन जाए कि मैं अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अपने स्टेट की खिदमत उन लोगों की करूं जो इस स्टेट में पिछड़े हैं, जो जरूरतमंद है, जिनकी जिंदगियों में वो रोशनी नहीं आई, जो रोशनी दूसरे और लोगों के अंदर आई है, तो मैं समझता हूं सैल्यूट के काबिल है। You deserve all congratulations and all appreciation for that. I really appreciate you, sir, for doing such a big decision. और वो डिसीजन यकीनन इस मुल्क के, इस शहर के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आने वाले टाइम में 5 साल की लोग बात करते हैं, मैं समझता हूँ आप 20 साल एमएलए रहेंगे, 20 साल एमएलए रहेंगे। आप एमएलए इसलिए रहेंगे सर क्योंकि आपने एक अपने, जब आप पावर में नहीं थे, आप कांग्रेस में थे, टीआरएस पावर में थी, जब मैं आपको मिला उस वक्त आपकी ख्वाहिश थी कि मैं खिदमत करूं। और एक बात मैं आउट ऑफ रिकॉर्ड, आपकी परमिशन से मैं कुछ एक बात ऐसी यहां शेयर करना चाह रहा हूं। आपके पास इलेक्शन के बाद जब ये जीते या जीतने से पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, मैं नाम नहीं कहूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है, वो बात सही नहीं रहेगी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब ये कांग्रेस से लड़ना चाह रहे थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आपको लालच भी दिया, बोला भाई विठल रेड्डी साहब ये लो, आप हमारे टिकट पे लड़ो। आपने ठोकर मार दी, आपने ठोकर मार दी उस पैसे को, आपने ठोकर मार दी और आपने ये कहा कि भाई मेरा वोट मेरा है, मेरे लोग अगर मुझे चाहते हैं और अगर मैं उनके काबिल हूं तो मेरा वोट मुझे गिरेगा। और वही हुआ। आप निजामाबाद में, मैं जहां तक समझता हूं निजामाबाद में एक कांग्रेस के कैंडिडेट जीत कर आए। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उसके बावजूद कांग्रेस से किनारा करके, इसलिए किनारा नहीं किया कि कांग्रेस को धोखा दिया या पीठ में छुरा भोंका, ये खुले डंके की चोट पे मीडिया में बताकर इन्होंने कहा कि अगर मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा, क्योंकि कांग्रेस इतनी ऐसी हालत में है कि उसकी ताकत इतनी नहीं है कि हमारे इस एरिया के लोगों की मदद कर सकने के काबिल मैं बन सकूं। ये मेरी तकलीफ है, मैं माजरत से मैं माफी चाह के वो बाहर निकल गए। ना वहां पे बिगड़े ना यहां बिगड़े, यहां आके भी हीरो है, वहां निकल कर भी हीरो है। ये याद रखिए, वहां निकल साहब आप निकल कर भी हीरो है, क्योंकि आपने अपने वोटर के तय आपकी जिम्मेदारी और आपका जो फर्ज था, उस फर्ज को पूरा करने के लिए आपने कदम लिया। मैं समझता हूं कि कदम जो है बहुत ही अच्छा साबित होगा। बात आ गई कि ये सारी बहुत सी बातें यहां हुई हैं। आपको ये मेरे वालिद इनाम अदब साहब अता दीजिए, ये एक हमारा जो है छोटा सा ब्रीफ वो है डिमांड स्ट्रक्चर। जब आदमी विलिंग, आप सामने वाला आपको देने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला आपके बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाला आपकी बात को नकारता है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालता है, तो डिमांड बोलेंगे। ये डिमांड नहीं है, ये आपकी वो ख्वाहिश है, आपकी वो ख्वाहिश है जो आप चाहते थे, खुद आपके वालिद भी शायद चाहते थे होंगे कि ये काम हो जाए। वही चीज हमने फिर से एक बार लिखकर आपको दिया। इसमें कुछ ऐसी अहम बातें हैं जिसमें अहम बातों में मैं बात चलते चलते मैं कुछ ऐसे बातों को छेड़ूंगा जहां पे यहाँ पे जितने लोग बात किए हैं उस पे उन बातों का जिक्र नहीं हुआ। एक बात वो है जैसे पेंशन होते हैं, एल्डरली ज़ईफ लोगों के जो पेंशन होते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि पूरे स्टेट में वो पेंशन धोखेबाजी में और जो है बिल्कुल बेकार तरीके से वो पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा, वो पेंशन नहीं मिल रही। मैं गवाह हूं, मैं कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, मैं वहां पर जहां पर मंडल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे देखा 4-4 महीने पेंशन नहीं मिलते। 200 रुपए का पेंशन एक बूढ़ी औरत को 5 महीने 4 महीने नहीं मिलता। उसके बाद उसको लाइन में खड़ा करके 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद बुलाकर लाइन में खड़ा करते, बीमार औरतों को, बीमार बुजुर्गों को खड़ा करके फिर उसको 1 महीने का पेंशन देते।
लेकिन उनके रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज होता है विठल रेड्डी साहब, आप मालूम कीजिए, मैं आरटीआई रिपोर्ट दूंगा, उनके रिकॉर्ड में ऐसा दर्ज होता है कि पूरा 5 महीने का भर दिया। ऐसा धोखा होता रहा है इस स्टेट में। अब टीआरएस अभी आई है, मैं टीआरएस को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं पहले वाली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूं, पूरे सिस्टम को ब्लेम कर रहा हूं। करप्शन की जो जड़ें हैं इतनी गहरी है कि एक एमएलए निकाल नहीं सकते। लेकिन आप जैसे एमएलए 4 अगर होते, मिलजुल के आप उसको खदेड़ के निकाल सकते हो जड़ों को, और साफ सुथरा करके वो हक दिला सकते हैं। हैंडीकैप लोगों के कई पेंशन है, वो पेंशन नहीं मिलते। आप लोगों को मालूम होगा कि आपके जान पहचान के लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, आपके गांव के लोग होंगे, उनके पेंशन आराम से नहीं मिलते। स्कॉलरशिप का जहां सवाल है, डिस्क्रिमिनेशन से स्कॉलरशिप दिया जाता है। वो स्कॉलरशिप जो बच्चे पढ़ के, जो ज़हीन बच्चे हैं जिनको डिजर्विंग है, उन लोगों को नहीं मिलता। वो किसी और को, किसी के चिचा के भाई के, मामू के, खाला के रिश्तेदार को, कहीं दूसरे गांव का कोई जिसका नाम और निशान इस सिस्टम से नहीं होता, उसको जो है डिस्क्रिमिनेशन के तहत मिलता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, बीडीएस, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आप प्लीज ध्यान दीजिए। ये तो एक मेरी पर्सनल बात होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ है व्हाइट कार्ड, पिंक कार्ड, सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, ये स्कीम्स से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। स्कीम्स इसलिए गवर्नमेंट बनाई थी कि स्कीम से जो है लोगों को, गरीबों को फायदा हो। अगर किसी के बच्चे खराब है, किसी बाप के, बुजुर्ग बाप है, उसके बच्चे जो है नालायक है, उसको देख नहीं रहे, किसी बुजुर्ग माँ की जो है बच्चे नालायक है, तो गवर्नमेंट, राजशेखर रेड्डी साहब की गवर्नमेंट ने, बोलने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा काम किया। उन्होंने जो सिस्टम दिया था, उस सिस्टम के तहत जो है वो स्कीम्स लगी थी। लेकिन स्कीम की अफसोस की बात यह है कि उन लोगों को लाइन में खड़े रहने के बाद, सिसक के धूप में सड़ने के बाद भी पैसे नहीं मिलते। ये जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है पूरे समाज के लिए। यहाँ पे मजहब नहीं आता, यहाँ पे कोई प्रांत नहीं आता, कोई जबान नहीं आती, लेकिन ये मसला है। आपको मालूम है आपको, मैं यहाँ से सरपंच साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि ये मसले हैं, तो ये मसलों पे बहुत तवज्जो से बात होनी चाहिए। दूसरी अहम बात है सर, जो एजुकेशन एक है, जो उसमें लिखा हुआ है मेडिकल हेल्थ सेंटर, उसमें लिखा हुआ है, और क्या बोलते हैं, उर्दू कॉलेज की बात हुई। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊंगा, ये जो ड्रेन है ना बाहर, ये ड्रेन कवर्ड होना चाहिए। आप लोग नहीं समझते साहब, ये ड्रेन है ना, ये ड्रेन जितना नाला जाता है, ड्रेनेज हमारा, वो ड्रेनेज कहीं बाहर रहता, उसको सफाई नहीं होती। और ये बात में लास्ट टाइम जब एसपी साहब आए थे, ये साहब से मैं बात की, आपको बोला था ना सर, तो वो ड्रेनेज को कवर होने का क्या तरीका है, कि साहब मुझे सरपंच साहब बताए कि उसका बजट बढ़ा, उनको जो बजट मिलता है वो बजट में वो काम नहीं होता। तो एमएलए गारू, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, तेलुगु में क्या बोलते हैं साहब रिक्वेस्ट को, निवेदना है कि आप उस पर सबसे अहम जरूरत है, क्योंकि जब कवर नहीं होने की वजह से बीमारियां फैलती, बच्चे बीमार होते, बूढ़े बीमार होते, खाना खराब हो जाता। तो आप इसी ज्यादा बड़ा गांव नहीं है, इस पे कवर हो सकता है या सीवर लाइन पड़ती है, उसके लिए बजट क्या होगा आपको पंचायत राज वाले आप बताएंगे, यहाँ के लोकल म्युनिसिपैलिटी वाले बताएंगे, तो वो एक अहम बात है। दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद ने एक रिंग रोड के बारे में कहा, वो मेरे ख्याल से आपके वालिद साहब के जमाने से उससे इशू चल रहा है, वो रिंग रोड इसमें है। देखिए, फार्मिंग ए बाईपास रोड फ्रॉम पीडब्ल्यूडी आईबी टू बासर भैंसा रोड टू जाटा शंकर ऑल अलोंग नॉर्थ हिल वाया गुड़ी, ये रोड है। इसके लिए बड़ा सैंक्शन होना पड़ता है, जिला परिषद का सैंक्शन होना पड़ता है, वो है। और एक हमारा गेस्ट हाउस है ना सर, मैं जब भी आया यहाँ पे, एसपी साहब भी आके बेचारे वहीं पुलिस के हेडक्वार्टर में अंदर ही रूम बना के रहते। कितनी बुरी बात है सर। कोई अगर आप केसीआर साहब को दावत देके मधुबल बुलाएंगे तो ठहराएंगे कहाँ पे, आप मुझे बताएंगे। अरे मधुबल में आगे समझे, केसीआर साहब बोले बच्चे नेले लोग मधुबल प्रोग्राम ఉన్నది అంటే మనం ఏం చేయాలండి, ఎక్కడ ఉంటారు ఆయన, మనం ఆగటానికి మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి సార్। डाक बंगला को మనం సరిగ్గా रिनोवेशन చేయాలి, 10-15 लाख होते बना। अच्छा, वेरी गुड, तो दैट इज वेरी गुड। तो और बहुत से पॉइंट्स है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, यू प्लीज रीड, बिकॉज सारी चीजें बहुत सुन चुके हैं, बहुत लोग बात करने वाले हैं। एक मैं आपसे थोड़ी परमिशन मिली तो दूसरी बातें करूंगा मैं आप लोगों से। साहब, यहाँ पे कई बातें ऐसी हुई, सरपंच साहब भी बोले, बैठिए सर, सरपंच साहब भी बोले, और ये अपने वैसे से आए हुए उन्होंने भी कहा, आपने भी, इजाजुद्दीन साहब ने भी कहा। इजाजुद्दीन साहब एक बात बोले, वो बात नहीं बोलना चाहिए था, आपने कह दिया।
वो बात ये बोले कि हमारे वालिद और मोहतशिम भाई हम एहसान करें, हम एहसान नहीं, एहसान वाली कोई बात ही नहीं। जो हक और जो इंसान की जरूरत होती है, जो इंसान का फर्ज होता है, फर्ज कभी एहसान की शक्ल में नहीं आता। हमारा फर्ज है कि हम इस गांव के लिए, इस जगह के लिए, बल्कि आदिलाबाद के लिए हम अपना वक्त लगाए। मोहतशिम भाई, हमारा फर्ज नहीं है हम वो काम करके, चाहे विठल रेड्डी साहब अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए बन के इसलिए आ गए कि सिर्फ एमएलए बन के मुझे जो है असेंबली के अंदर जाना है, मैं नहीं समझता वो मकसद से ही आए, ये सर्विस के मोटो से आए। एहसान करने वाला सिर्फ एहसान इसलिए करता है कि अपना मफाद अगर है। हम कुछ भी करते हैं, चाहे विठल रेड्डी साहब कर रहे हैं या मोहतशिम साहब कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, तो वो एहसान समझ के नहीं कर रहे साहब, आप लोगों की खिदमत समझ के कर रहे हैं। आप लोगों का ये बहुत बड़ा पन है कि वो आपको खिदमत समझ के आप उसको जो है सुन भी रहे हैं, उस पर जो हमारा साथ भी दे रहे हैं। अगर ये साथ भी नहीं हुआ तो ये हमारा कोई बोलना भी बेमाने है और कुछ करना भी बेमाने है। और इत्तेहाद की जहां तक बात है, अगर तारीख हिंदुस्तान की छोटी सी बात है सर, 1-2 मिनट में बात करूंगा, वो ये है कि हिंदुस्तान की तारीख ये है कि अगर हिंदुस्तान में जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से पहले से भी अगर हिंदू मुसलमान, और खास तौर पे क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं एक बात आपको खुल के कहूंगा कि हमारा होना ये चाहिए था कि हम हर मुसलमान जो है हर हिंदू भाई के साथ ऐसा मेल जोल बढ़ाए कि हिंदू भाई ये कहने लगे कि काश और मुसलमान होते। समझे मेरी बात? तो आप, हमारा जो माहौल है ना, हमारा माहौल में भाईचारा बहुत जरूरी है। हमारा माहौल में दूसरे आदमी की तकलीफ को पहले समझने की जरूरत है और अपनी तकलीफ को थोड़ी देर के लिए रोक कर दूसरे के मसलों का हल करने की जरूरत है। तो विद ऑल दिस गुड टॉक्स फ्रॉम ऑल अदर स्पीकर्स, मैं मुबारकबाद देता हूँ विठल रेड्डी साहब को और हमारी कोऑपरेशन यहाँ पर भी, हैदराबाद में भी, और आपसे हम आपको तंग भी करते रहेंगे। ये बातें सिर्फ बातें नहीं है सर, जो कुछ हम बोले आपको फिर पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, उस वक्त तक पूछेंगे कि आप उसको पूरा नहीं कर रहे। शुक्रिया बहुत।